पॉलिटिकल साइंस एंड पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन की स्मार्ट स्टडी के लिए सब्सक्राइब करिए मेरा चैनल पॉलिटिकल साइंस बाय डॉक्टर शिप्रा वर्मा एंड हिट द बेल आइकन फॉर लेटेस्ट अपडेट ऑफ माय वीडियोस। और शीत युद्ध का अंतर्राष्ट्रीय राजनीति पर प्रभाव क्या था। तो सबसे पहले जान लेते हैं शीत युद्ध का अर्थ क्या है। द्वितीय विश्व युद्ध के बाद शीत युद्ध का आरंभ हुआ था। शीत युद्ध जो वास्तव में युद्ध ना होकर, जो रियल में युद्ध ना होकर केवल युद्ध जैसा वातावरण उत्पन्न होना, युद्ध जैसा माहौल बनना, युद्ध जैसी परिस्थितियों का उत्पन्न होना शीत युद्ध कहलाता है। शीत युद्ध प्रत्यक्ष युद्ध ना होकर केवल परोक्ष तक ही सीमित रहा, धमकियों तक ही सीमित रहा। शीत युद्ध द्वितीय विश्व युद्ध के बाद से 1980 से लेकर 1990 तक सोवियत संघ और अमेरिका के मध्यम हुए वाक युद्ध का नाम है। यह युद्ध अस्त्र शस्त्रों से नहीं लड़ा गया, केवल वाद विवाद, पत्र पत्रिकाओं, प्रसारण तथा भाषणों से लड़ा गया था। इस युद्ध के लिए शीत शब्द का इसलिए प्रयोग किया गया है क्योंकि शीत का मतलब होता है ठंडा। शीत शब्द इसलिए प्रयोग किया गया, यह कोई वास्तविक युद्ध नहीं था, दोनों गुटों की वास्तविक लड़ाई नहीं हुई थी, केवल दोनों गुटों में तनाव की स्थिति उत्पन्न हुई थी। युद्ध जैसा माहौल बना था, युद्ध जैसा सिर्फ वातावरण बना था। और एक और इम्पॉर्टेंट बात कि शीत युद्ध की कोई फिक्स डेट नहीं है कि शीत युद्ध कब से शुरू हुआ और कब खत्म हुआ। कुछ इतिहासकारों का मानना है कि शीत युद्ध 1917 से शुरू हुआ, तो कुछ का कहना है 1945 से, और कुछ का कहना है 1980 से लेकर 1990 तक या 1991 तक, जब सोवियत संघ का विघटन हुआ। किसी भी एक तारीख से इतिहासकार सहमत नहीं हैं। द्वितीय विश्व युद्ध के दौरान संयुक्त राज्य अमेरिका, जिसमें ब्रिटेन, फ्रांस, रूस ने कंधे से कंधा मिलाकर धुरी राष्ट्र जो कि जर्मनी थे, इटली थे, जापान थे, इनके विरुद्ध संघर्ष किया था। लेकिन युद्ध समाप्त होते ही ब्रिटेन, अमेरिका एक तरफ थे और दूसरी तरफ थे सोवियत संघ, जिसमें 15 स्वशासित देश थे, और सोवियत संघ का औपचारिक नाम सोवियत समाजवादी गणतंत्रों का संघ था। इन दोनों गुटों के बीच, जो कि संयुक्त राज्य अमेरिका और सोवियत संघ के बीच, तीव्र मतभेद उत्पन्न होने लगा था और बहुत तीव्रता से दोनों मतभेदों ने तनाव की भयंकर स्थिति उत्पन्न कर दी थी। रूस के नेतृत्व में साम्यवादी वह सामाजिक अवस्था है जिसमें प्रत्येक से उसकी क्षमता अनुसार व प्रत्येक को उसकी आवश्यकता अनुसार कार्य व उसका प्रतिफल उपलब्ध करवाया जाता है। और अमेरिका के नेतृत्व में पूंजीवादी वह व्यवस्था है, अगर एक देश की अर्थव्यवस्था निजी क्षेत्रों के हाथ में हो तो उसे पूंजीवादी कहते हैं। तो रूस के नेतृत्व में साम्यवादी और अमेरिका के नेतृत्व में पूंजीवादी। सभी देश दो खेमों में बट गए थे, इन दो ग्रुप्स में बट गए थे, इन दो गुटों में बट गए थे। इन दोनों पक्षों यानी कि संयुक्त राज्य अमेरिका और रूस ने, इन दोनों के बीच में आपसी टकराव आमने सामने कभी नहीं हुआ था, पर यह दोनों गुट इस प्रकार का वातावरण बनाते रहे कि युद्ध का खतरा सदा सामने दिखाई देता रहा। शीत युद्ध की यह विशेषता रही कि इससे दोनों महाशक्तियां शांतिकालीन कूटनीति संबंधों को बनाए रखते हुए, यानी कि राजनीतिक संबंधों को बनाए रखते हुए, शत्रु को निर्बल बनाने का प्रयास करती रही तथा यह प्रयत्न करती रही कि शत्रु अकेला हो जाए, मित्रहीन हो जाए और शक्तिहीन हो जाए। तो इस तरीके से हमारे शीत युद्ध का अर्थ कंप्लीट होता है। अब जानते हैं शीत युद्ध के कारण क्या थे, किन कारणों से शीत युद्ध उत्पन्न हुआ था। शीत युद्ध के लक्षण द्वितीय विश्व युद्ध के दौरान, यानी कि द्वितीय विश्व युद्ध के समय ही प्रकट होने लगे थे। दोनों महाशक्तियां अपने अपने स्वार्थों को ध्यान में रखकर युद्ध लड़ रही थी और परस्पर सहयोग की भावना का दिखावा कर रही थी। जो सहयोग की भावना युद्ध के दौरान दिखाई दे रही थी, वह युद्ध के बाद समाप्त होने लगी थी और शीत युद्ध के लक्षण स्पष्ट तौर पर उभरने लगे थे। क्या थे वो कारण, चलिए जानते हैं। शीत युद्ध का आरंभ 1917 से माना जाता है, जब रूस में साम्यवादी क्रांति हुई थी। अमेरिका व अन्य पश्चिमी राष्ट्र का तभी से यह प्रयत्न रहा था कि साम्यवाद अन्य देशों में स्थापित ना हो जाए, जहां पश्चिमी देश उदारवाद वह विचारधारा है जिसके अंदर मनुष्य को विवेकशील प्राणी मानते हुए सामाजिक संस्थाओं को मनुष्य की सूझबूझ और सामूहिक प्रयासों का परिणाम समझा जाता है।
और प्रजातंत्रवाद यानी कि लोकतंत्र एक ऐसी व्यवस्था है, एक ऐसा शासन है जिसमें जनता अपना शासक स्वयं चुनती है। पश्चिमी राष्ट्र उदारवाद और लोकतंत्र में विश्वास रखते थे। वह नहीं चाहते थे कि साम्यवाद कहीं और भी स्थापित हो। द्वितीय विश्व युद्ध के दौरान नाजीवादी वह विचारधारा है जिसके अनुसार हर योजना में पहल सरकार की होगी और इसके बाद जनता व समाज की होगी। नाजी यहूदियों से सख्त नफरत करते थे और यूरोप और जर्मनी में हर बुराई के लिए इन्हीं को दोषी मानते थे। और फ्रांसीवादी जो उदारवादता के विरुद्ध था। सोवियत संघ और पश्चिमी देशों ने इन दोनों ही व्यवस्थाओं के खिलाफ संयुक्त मोर्चा निकाला था, लेकिन सोवियत संघ में साम्यवादी व्यवस्था और अमेरिका में पूंजीवादी व्यवस्था थी। इन दोनों ही विचारधाराओं को लेकर इन दोनों ही गुटों में संघर्ष थे। इन दोनों ही विचारधाराओं के विरुद्ध दोनों ने लड़ाई तो की थी, लेकिन अपनी अपनी विचारधाराओं में फिर से संघर्ष शुरू हो गए थे। शीत युद्ध आरंभ होने का दूसरा कारण था परस्परी विरोधी अभियान एवं घृणायुक्त प्रचार। पश्चिमी देश प्रारंभ से ही यह चाहते थे कि साम्यवाद अन्य देशों में स्थापित न हो जाए, वह साम्यवाद को कुचलने का प्रयास करते रहे। इंग्लैंड और अमेरिका सोवियत संघ में 1921 में शस्त्र सेनाएं भेजकर वहां साम्यवादी विरोधियों को सहायता प्रदान करते रहे। राष्ट्र संघ से भी सोवियत संघ को पृथक रखा गया, अलग रखा गया। उसको अनेक वर्षों तक मान्यता प्रदान नहीं की गई। हिटलर के प्रति भी अपनाई गई तुष्टीकरण की नीति को एक प्रमुख कारण साम्यवाद का बही माना जाता है। द्वितीय विश्व युद्ध के बाद दोनों पक्षों ने एक दूसरे के विरुद्ध धुआंधार प्रचार किया था। अब तुष्टीकरण की नीति क्या थी वो एक बार और देख लेते हैं। तुष्टीकरण की नीति से अभिप्राय है किसी दूसरी शक्ति या पक्ष को इसलिए छूट दी जाती है ताकि युद्ध से बचा जा सके। सोवियत संघ ने टर्की पर सैनिक अड्डे बनाने का दबाव डाला था, जिसके अमेरिका विरुद्ध था। यूनान और टर्की में अमेरिका द्वारा हस्तक्षेप करके सोवियत संघ के प्रभाव को कम करना चाहता था। अमेरिका ने आर्थिक सहायता के नाम पर हस्तक्षेप करने की चाल चलकर शीत युद्ध को और भी भड़काया, क्योंकि अमेरिका नहीं चाहता था कि टर्की में सोवियत संघ का प्रभाव बढ़े या साम्यवादी का प्रभाव बढ़े, जिससे विश्व शांति को भंग कर दिया। 23 अप्रैल 1947 को अमेरिका द्वारा प्रतिपादित मशाल योजना ने भी सोवियत संघ के मन में अविश्वास और संघर्ष की भावना को बढ़ा दिया। इस योजना के अनुसार पश्चिमी यूरोपीय देशों को 12 अरब डॉलर की आर्थिक सहायता देने का कार्यक्रम स्वीकार किया गया। इसका प्रमुख उद्देश्य पश्चिमी यूरोप देशों में साम्यवाद के प्रसार को रोकना था। इस योजना का लाभ उठाने वाले देशों पर यह शर्त लगाई गई कि वह अपने शासन व्यवस्था से साम्यवादियों को दूर रखेंगे। इससे सोवियत संघ के मन में पश्चिमी राष्ट्रों के प्रति घृणा का भाव पैदा हुआ। सोवियत संघ ने लंदन प्रोटोकॉल का उल्लंघन करते हुए बर्लिन की नाकाबंदी कर दी। सोवियत संघ ने बर्लिन की नाकाबंदी करके शीत युद्ध को और अधिक भड़का दिया। अमेरिका ने इसका सख्त विरोध करके उसके इरादों को नाकाम कर दिया और अमेरिका भी बर्लिन पर अपना सैनिक वर्चस्व बढ़ाने की तैयारी में जुट गया। सैनिकों की सहायता से अमेरिका बर्लिन पर कब्जा करना चाहता था। यह भी एक कारण था जिसकी वजह से शीत युद्ध आरंभ हुआ। जर्मनी के विभाजन ने भी दोनों महाशक्तियों में विरोध की प्रवृत्ति को जन्म दिया। जर्मनी का बंटवारा इसलिए हुआ था कि दोनों महाशक्तियां अपने अपने क्षेत्रों पर अपना अपना प्रभाव बढ़ा सके, लेकिन अमेरिका की मशाल योजना ने सोवियत संघ और अमेरिका के दोनों के बीच में इस संघर्ष को बढ़ाए रखा। 1949 में अमेरिका ने अपने मित्र राष्ट्रों के सहयोग से नाटो जैसे सैनिक संगठन का निर्माण किया। इसका उद्देश्य उत्तर अटलांटिक क्षेत्रों में शांति बनाए रखना तथा किसी बाहरी खतरे से निपटना था। इस संधि में सोवियत संघ को सीधी चेतावनी दी गई कि यदि उसने किसी भी संधि में शामिल देश पर आक्रमण किया तो उसका भयंकर परिणाम होगा। इससे ये क्या हुआ कि सोवियत संघ के बीच में मतभेद और अधिक गहरा गया। अक्टूबर 1940 में चीन में साम्यवादी शासन की स्थापना होने से अमेरिका का विरोध अधिक जोर पकड़ने लगा। अमेरिका ने संयुक्त राष्ट्र संघ में साम्यवादी चीन की सदस्यता को चुनौती दी, जिस कारण साम्यवादी और पूंजीवादी विचारधारा का प्रसार हुआ।
1950 में कोरिया संकट ने भी अमेरिका तथा सोवियत संघ में शीत युद्ध की वृद्धि की। इस युद्ध में उत्तरी कोरिया को सोवियत संघ तथा दक्षिणी कोरिया को अमेरिका तथा अन्य पश्चिमी राष्ट्रों का समर्थन व सहयोग प्राप्त था। दोनों महाशक्तियों ने परस्परी विरोध व्यवहार प्रदर्शन करके शीत युद्ध के वातावरण में और अधिक गर्मी पैदा कर दी। 1951 जब कोरिया का युद्ध भी चल रहा था, उसी समय अमेरिका ने अपने मित्र राष्ट्रों के साथ मिलकर जापान से संधि की और संधि को कार्य रूप देने के लिए फ्रांसिस्को नगर में एक सम्मेलन का आयोजन किया। सोवियत संघ ने इस सम्मेलन का कड़ा विरोध किया। अमेरिका ने इसी वर्ष जापान के साथ एक प्रतिरक्षा संधि की, जिससे अमेरिका और सोवियत संघ के मन में द्वेष की भावना को और बढ़ा दिया। 1953 में सोवियत संघ का प्रथम आणविक परीक्षण किया गया। इससे अमेरिका के मन में सोवियत संघ के इरादों के प्रति शक पैदा हो गया। 1953 में चर्चिल ने अमेरिका से कहा कि दक्षिणी पूर्वी एशिया के लिए नाटो जैसे संघ का निर्माण किया जाए। चर्चिल के सुझाव से अमेरिका ने कंबोडिया, वियतनाम और लाओस में साम्यवादी प्रसार को रोकने के उद्देश्य से 8 सितंबर 1954 को सीटो नाम का एक संगठन बनाया और सोवियत संघ ने इसके विरुद्ध में वार्सा पैक्ट की तैयारी कर ली। वार्सा संगठन के निर्माण उद्देश्य पूंजीवादी ताकतों के आक्रमण को रोकना था। 1954 में हिंद चीन में गृह युद्ध आरंभ हो गया था। हिंद चीन फ्रांस का उपनिवेश था। सोवियत संघ ने हो चिन मिन की सेना की मदद की और अमेरिका ने फ्रांसीसियों सेनाओं का समर्थन किया। हिंद चीन की समस्याओं को सुलझाने के लिए जेनेवा समझौता हुआ, लेकिन कुछ समय बाद वियतनाम में गृह युद्ध शुरू हो गया। सोवियत संघ ने अमेरिका की इस युद्ध में भूमिका की निंदा की और अनुचित हस्तक्षेप के विरोध आवाज उठाई। शीत युद्ध के तनाव को कम करने के लिए अमेरिका के राष्ट्रपति ने सोवियत संघ की यात्रा करने का निर्णय किया, लेकिन यात्रा से एक दिन पहले मई 1960 को अमेरिका का जासूसी विमान U-2 सोवियत संघ सीमा की जासूसी करते हुए पकड़ा गया था। विमान चालक ने स्वीकार किया कि वह सोवियत संघ के सैनिक ठिकानों की जासूसी के लिए भेजा गया है। सोवियत संघ ने इसको गंभीरता से लिया और अमेरिका को गलती स्वीकार करने के लिए कहा। 16 मई 1960 में पेरिस सम्मेलन सोवियत संघ के राष्ट्रपति मिखाइल खुर्चेव ने U-2 की विमान की घटना को दोहराया और अमेरिका राष्ट्रपति को सोवियत संघ न आने की चेतावनी भी दी। क्यूबा मिसाइल संकट। क्यूबा मिसाइल संकट को अक्टूबर संकट के नाम से भी जाना जाता है। सितंबर 1962 में सोवियत संघ सरकार ने क्यूबा में चोरी छिपे अमेरिका के अधिकांश भागों पर मार कर सकने वाली क्षमताओं की मिसाइल लगानी शुरू कर दी थी, लेकिन 14 अक्टूबर 1962 को अमेरिका के विमान ने सोवियत संघ की मिसाइलों की ठिकानों की फोटोग्राफी के सबूत जमा कर लिए थे। इसी वजह से सोवियत संघ और अमेरिका में एक गुप्त समझौता हुआ। सोवियत संघ आक्रमणिक हथियारों को नष्ट कर देगा, इसके बदले अमेरिका क्यूबा पर कभी भी हमला नहीं करेगा और इस सब कार्यों की देखरेख संयुक्त राष्ट्र संघ करेगा। सोवियत संघ द्वारा याल्टा समझौते का पालन न किया जाना। याल्टा सम्मेलन 1945 में इंग्लैंड और सोवियत संघ के बीच हुआ था। यह याल्टा समझौते में पोलैंड में प्रतिनिधि शासन की व्यवस्था की जाएगी, लेकिन युद्ध की समाप्ति के समय सोवियत संघ ने अपने वादे से मुकरते हुए अपने वादों का पालन न करते हुए पोलैंड में लुबिनिन सरकार को सहायता देनी शुरू कर दी थी और पोलैंड में सोवियत संघ ने अमेरिका और ब्रिटेन के पर्यवेक्षक का मतलब होता है जो कार्य की देखभाल करते हैं, उनके प्रवेश पर अनुमति नहीं दी थी। उनके प्रवेश से अनुमति से इनकार कर दिया था और पोलैंड की जनवादी नेताओं को गिरफ्तार कर लिया था। जनवादी नेता वह लोग होते हैं जो जनता के महत्व के बारे में सोचते हैं। सोवियत संघ तथा पश्चिमी शक्तियों ने द्वितीय विश्व युद्ध के दौरान ही जर्मनी के आत्मसमर्पण के बाद ही 6 महीने के अंदर ही ईरान से अपनी सेनाएं वापस बुलाने का समझौता किया था। युद्ध समाप्ति पर पश्चिमी राष्ट्रों ने तो अपना वादे के अनुसार दक्षिणी ईरान से अपनी सेनाएं हटा ली, पर सोवियत संघ ने ऐसा नहीं किया। सोवियत संघ ईरान पर दबाव बनाकर ईरान से दीर्घकालीन लंबे समय तक तेल का समझौता कर लिया। यह भी एक कारण रहा कि सोवियत संघ और अमेरिका के बीच युद्ध या फिर तनाव की स्थिति बनी रही।
द्वितीय विश्व युद्ध समाप्त हो जाने के बाद दोनों ही गुटों ने इटली, ईरान, यूनान पर अपना प्रभाव स्थापित करने के लिए अनेक प्रयास किए, लेकिन पश्चिमी राष्ट्रों का इन सभी राज्यों पर प्रभाव हो गया, जिसकी वजह से सोवियत संघ रुष्ट हो गया। द्वितीय मोर्चा संबंधित विवाद। द्वितीय विश्व युद्ध के दौरान हिटलर के नेतृत्व में जब जर्मनी सेनाएं तेजी से सोवियत संघ की तरफ बढ़ रही थी, सोवियत संघ ने अपनी भारी जान माल के नुकसान को रोकने के लिए पश्चिमी राष्ट्रों से सहायता मांगी थी। सोवियत संघ ने पश्चिमी राष्ट्रों से कहा कि वह जर्मनी के खिलाफ द्वितीय मोर्चा खोले ताकि रूसी सेना पर जर्मनी का दबाव कम हो सके, लेकिन पश्चिमी राष्ट्रों ने जर्मनी के खिलाफ दूसरा मोर्चा खोलने में बहुत देर की। इससे जर्मनी सेना को रूस पर भयानक तबाही करने का मौका मिल गया, जिस कारण दोनों ही शक्तियों में, सोवियत संघ में और संयुक्त राज्य अमेरिका में नफरत पैदा हो गई। द्वितीय विश्व युद्ध समाप्त हो जाने के बाद दोनों ही गुटों ने इटली, ईरान और यूनान आदि पर अपना प्रभाव स्थापित करने के प्रयास किए थे, लेकिन इन सभी राष्ट्रों पर पश्चिमी गुटों का प्रभाव स्थापित हुआ, जिसकी वजह से सोवियत संघ रुष्ट हो गया था। अमेरिका का परमाणु कार्यक्रम। द्वितीय विश्व युद्ध के दौरान अमेरिका ने गुप्त तरीकों से अपना परमाणु कार्यक्रम विकसित किया और सोवियत संघ की सहमति के बिना ही उसने जापान के 2 शहरों पर परमाणु बम गिरा दिए। अमेरिका ने सोवियत संघ को यह जानकारी न देकर सोवियत संघ के मन में शंका पैदा की। सोवियत संघ द्वारा बार बार वीटो पावर का इस्तेमाल किया जाना। वीटो पावर होती है किसी भी देश के अधिकारी के पास यह अधिकार होता है कि वह किसी भी कानून को रोक सकता है। द्वितीय विश्व युद्ध की समाप्ति के बाद संयुक्त राष्ट्र संघ की स्थापना हुई। इस संस्था के 5 देशों के पास वीटो पावर थी। सोवियत संघ ने बार बार अपनी पावर का इस्तेमाल कर पश्चिमी राष्ट्र के प्रत्येक सुझाव को मानने से इनकार किया। सोवियत संघ ने बार बार वीटो पावर का इस्तेमाल कर संयुक्त राष्ट्र के कार्यों में बाधा डाली, जिससे पश्चिमी राष्ट्रों ने इन सोवियत संघ की आलोचना की और इन सभी आलोचनाओं का सामना किया सोवियत संघ ने।